नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान के इस पटल पर आज एक बार फिर से हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। जैसा कि आप हर बार जानते हैं कि एक नया विषय लेकर आते हैं, उस विषय पे बात करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं और उनके जवाब मांगते हैं। तो चलिए, आज का विषय है बढ़ता उपभोक्तावाद। उसके लिए हमारे इस पटल पर हमने आमंत्रित किया है आदरणीय डॉक्टर कल्पना चौबे जी का, जो रायपुर से जुड़ी हुई है, एमए पीएचडी इकोनॉमी में किया हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस पटल पर धन्यवाद। आदरणीय कल्पना चौबे जी। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ी है आदरणीय डॉक्टर मनीषा मनी जी, जो अलीगढ़ से जुड़ी हुई है हमारे साथ, और काफ़ी कुछ है, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि लेखिका हैं, कवित्री हैं, रेकी हीलर हैं, पेंडुलम डाउज़र हैं, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर है, और ऐसे बहुत सारे उपाधियों के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो इस पटल पर डॉक्टर मनीषा मनी, आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएँगे और आपके विचार जानेंगे साहित्य की तरफ। उसी तरह डॉक्टर कल्पना जी के विचार जानेंगे, स्पेशली इकोनॉमी की तरफ। और हमारे साथ हमारी एक वक्ता और जुड़ने वाली हैं, वो शायद जुड़ जाएँगी जल्दी ही हमारे साथ। वो नेटवर्क की कमी की कुछ प्रॉब्लम इश्यू आ गया है, उसकी वजह से जुड़ नहीं पाई हैं, आ गई। आदरणीय स्मिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार स्मिता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत ये हमारे धन्यवाद। साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं और हाउसवाइफ हैं, और अभी कंटेंट राइटिंग का अगर मैं बात करूँ तो ये लिखने का काम करती हैं। तो इनसे भी हम इस बारे में बातचीत करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से इस पटल पर। तो चलिए, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ सवाल और जानते हैं उनके जवाब। जैसा कि इस विषय के बारे में हम बताया कि उपभोक्तावाद एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके उपभोग की वस्तुओं से की जाती है। ये विचारधारा इस विश्वास पे आधारित है कि अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने से मनुष्य अधिक सुखी और संतुष्ट हो जाता है। आजकल के दिनचर्या की बात करें, आजकल की जिंदगी की बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है हमें जानना कि इसकी वजह से हमारे जीवन में क्या-क्या बदलाव आए हैं, अच्छे या बुरे, किस प्रकार के। तो चलिए, सबसे पहले मैं चलती हूँ डॉक्टर कल्पना चौबे जी की तरफ, और उन्हीं से एक सवालों की जो श्रृंखला हमारी अब जारी रहने वाली है, जो परिचर्चा जारी रहने वाली है, उन्हीं से पूछती हूँ कि सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को और हमें उपभोक्तावाद के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि ये क्या है? धन्यवाद नेहा जी। उपभोक्तावाद अपने आप में बहुत व्यापक विषय है। जी, जी, मैं प्रयास करूंगी कि बहुत संक्षेप में लेकिन इसको बहुत डिटेल में बता पाऊँ। जी, उपभोक्तावाद हमारी जब अर्थव्यवस्था की जब भी हम चर्चा करते हैं, चाहे आप नेशनल लेवल पर करें, चाहे पूरे विश्व स्तर पर करें, जब अर्थव्यवस्था की चर्चा होगी तो उपभोक्ता की चर्चा होगी ही, क्योंकि बिना उपभोक्ता के हम अर्थशास्त्र की गणना नहीं कर सकते। अब उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता वो है जो वस्तुओं सेवाओं का निजी रूप में या अपने पारिवारिक रूप में उपभोग करते हैं। लेकिन ये उपभोक्तावाद शब्द कहाँ से आया? मेनली ये जी, उपभोक्तावाद आया है कीन्सवादी विचारधारा से, लेकिन ये व्यापक रूप से फैला है दो समय से, एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और एक हमारा जो औद्योगिक औद्योगिक क्रांति आया। इन दोनों घटनाओं के बाद अमेरिका और उनके जैसे कई देशों ने अपने वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने विज्ञापन का सहारा लिया। विज्ञापन के माध्यम से उन्होंने उपभोक्ताओं को ललचाया और धीरे धीरे इस उपभोक्तावाद को उन्होंने प्रेरित कर दिया। अब उस समय के काल से लेकर के अभी हमारे 2025 तक में देखें तो उपभोक्तावाद आज पूरे विश्व के हर देश में व्याप्त हो गया है, और भारत जैसा कृषि प्रधान देश जहां लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, वह भी आज उपभोक्तावाद को अपना चुकी है। अब ये उपभोक्तावाद हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, एक बहस यह भी आता है। तो एक अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से बोलूं तो जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था चहुमुखी विकास करती है। उभरते हुए उपभोक्तावाद ने इसी चहुमुखी विकास को सामने लाया, जिसका परिणाम रहा कि उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़े, नवाचार आया, लोगों ने नए नए ऊर्जाओं, नई नई मशीनरी, नई चीजों का प्रयोग प्रारंभ किया। इसके कारण उद्योग धंधे इत्यादि सभी चीजों का विकास हुआ।
परिणाम रहा कि विश्व में जो मध्यम वर्ग था, जो 2009 में 1.8 बिलियन था, वो 2017 में 3.5 बिलियन तक बढ़ गया। यानी जो गरीबी रेखा या जो लोअर क्लास थे वो अब उठ करके मध्यम वर्ग की ओर आ चुके थे, मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। भारत और चीन का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा 43.3%। मध्यम वर्ग के द्वारा जो खर्च किया गया 2017 में 37 ट्रिलियन डॉलर तक खर्च हुआ है, केवल मध्यम वर्ग ने, नेहा जी। और 2030 तक ये 64 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यानी उपभोक्तावाद ने प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में जहां पैसा दिया वहीं खर्च करने की प्रेरणा भी दे दे। अब भारत जैसा देश जो लंबे समय से गुलाम रहा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपभोक्तावाद आया तो अवश्य, लेकिन हम अंग्रेजों के अधीन थे। उसके बाद हम अपने स्वतंत्रता के संघर्ष में रहे, फिर बंटवारा, फिर कई युद्ध देखे, और उसके बाद हमने अपने देश को विकास करने में लग गए। इसलिए हमारा जो उपभोक्तावाद का मेन जो उत्पत्ति हुई बोले या विकास हुआ हमारे देश में, वो हुआ है 1990 के बाद। क्योंकि 1990 में हमने अपने बाजार को पूरे विश्व के लिए खोल दिया, और उसके बाद भारत में उपभोक्तावाद का विकास तेजी से हुआ। भारत में प्रति व्यक्ति आय 2019 में, ये स्टैटिस्टा का आंकड़े हैं, 2019 में 2.11 हजार अमेरिकन डॉलर थी, जो 2029 तक 4.34 डॉलर अमेरिकन डॉलर होने की संभावना है। यानी हम बहुत तेजी से उपभोक्तावाद के कारण विकास कर रहे हैं। दिनचर्या भी हमारा, जीवन शैली भी हमारी बहुत अच्छी होती जा रही है। अब भारत की जो 70% जनसंख्या है, जो मेनली गांव में रहती है और कृषि प्रधान है, वहां की यदि हम आंकड़े देखें तो 1999-2000 में हमारा जो खर्च था अनाज पर अधिक था, जो था 22.16%, जो 22-23 में घटकर हो गया 4.89%। मतलब गांव में भी उपभोक्तावाद आया, वो अनाज के अलावा बाकी चीजों के प्रति भी आकर्षित हुए और वो उस खरीदारी में लगे। अब यदि हम देखा जाए तो उपभोक्तावाद एक विचारधारा, जब ये आई तो इसने अर्थव्यवस्था का विकास किया, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में। लेकिन नेहा जी, एक समय के पश्चात कोई भी विचारधारा अपना कोई ना कोई दोष या नुकसान भी दिखाती है। बिल्कुल। और इसने भी ये नुकसान दिखाया, क्योंकि मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, और इसका परिणाम रहा प्रकृति का नुकसान और प्रदूषण का व्यापक होना। बिल्कुल सही, प्रकृति बिल्कुल का सही। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि अत्यधिक हमने दोहन कर दिया, कई चीजें बनाई, धुआं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब चीज हमारी बढ़े। अगर आंकड़ों में हम देखें तो ये आंकड़े 2012 के हैं। भोजन के लिए 35% तक की वृद्धि हुई मांग में, पानी में 40% तक की, और ऊर्जा में 50% तक की वृद्धि हुई। आज यदि ये कहा जाए कि भारत के 100% लोगों के पास मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। गलत बात नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर कल्पना जी, मैं आपको बहुत सारी जानकारी दी, और बहुत ही आंकड़ों के साथ जो जानकारी मिलती है वो बिल्कुल तथ्य मान होती है, और बहुत सही जानकारी दी है। और भी बातें हम आपसे करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आगे और लोगों और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी जाना चाहूंगी। बस एक उससे छोटा सा पहले चीज बोलना चाहूंगी नेहा जी, जी जी, बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल, जी जी बताएंगे, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल, इस समय बहुत आवश्यक है। ये जी जी जो बिल्कुल बिल्कुल उपभोक्तावाद के फायदे हैं वही नुकसान तो हमने देख लिए। बिल्कुल। नुकसान में भारत का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, दो नुकसान हुआ है। एक जी हुआ है हमारा परंपरा और संस्कृति का विनाश, क्योंकि हम जी उपभोक्तावाद के उसमें विज्ञापनों के द्वारा हम बिल्कुल उस दिशा में चले गए और अपनी जी परंपराओं को हमने छोड़ दिया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान किया कि हम विदेशी चीजों की ओर आकर्षित हो गए, जिसका जी परिणाम रहा है कि आज अमेरिका ने हम पर टैक्स बढ़ाए हैं। यदि उपभोक्तावाद का हमें लाभ लेना है तो हमें अपने देश की जनता को इस उपभोक्तावाद को अपनी देश की सीमा रेखा के अंदर, मतलब स्वदेश की ओर मोड़ना आवश्यक है। बिल्कुल। जो अच्छी और बुरी बातें बताई हैं, उसके साथ जो आपने सोल्यूशन, जो आपने सुझाव दिया है, वो भी बहुत बढ़िया दिया है। और आपकी बातों से लेके ही मैं डॉक्टर मनीषा जी के पास पहुंचूंगी, और मेरा सवाल उसी से जुड़ता हुआ है। ये क्षेत्र बिल्कुल अलग है, साहित्य में, साहित्य की तरफ हम मुड़ेंगे। और जैसे डॉक्टर कल्पना ने बोला कि मांग बहुत बढ़ रही है,
तो उस मांग का साहित्य पे क्या असर है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज के साहित्यकार जो है, सबके बारे में बात नहीं हो रही है, बट एक जनरल जो ओपिनियन है कि साहित्यकार बाजार की मांग के अनुसार लिखने लगे हैं। और सिर्फ साहित्यकार ही नहीं, हर कोई जो, अगर हम फिल्मों की बात करें, अगर हम गानों की बात करें, रचनाओं की बात करें, इवन अगर हम जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, वो जो किताबें लिखते हैं बच्चों के लिए, वो भी, उनकी भी अगर बातें करें तो वो मांग के अनुसार लिखते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई की हम हमेशा, हमने बात सुनी है, हम जानते हैं। उस पर साहित्य का क्या असर पड़ा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर मनीषा जी। मैं कहूंगी कि अच्छा और बुरा दोनों ही, हर चीज पे किसी चीज का एकदम एक, ये जैसे कि कल्पना जी ने भी कहा कि अच्छा और बुरा असर, पहले उन्होंने अच्छा बताया फिर बुरा बताया। जी जी। उस कंडीशन में तो उन्होंने बुरा वाला कम बताया, अच्छे वाले ज्यादा बताए, लेकिन साहित्य पे इसका बुरा असर ज्यादा पड़ा है। मेरा ऐसा मानना, मैं मतलब जरूरी नहीं कि मैं जज करने वाली कोई नहीं, लेकिन जो मुझे लगा कि जो कहानियों का स्तर है वो नीचे गया, और उपभोक्तावाद की वजह से ना एक सर्टेन टाइप लोगों की बस नई सोच कम हो गई। लोग उसी की कहानियों को हेर फेर में लिखने लग गए, या कविताएं लिखी जा रही हैं तो शब्दों की हेर फेर में बात वहीं की वहीं चल रही है, कुछ नया नहीं। उस चक्कर में साहित्य का डिटोरेशन हुआ है। जो जन पाठक है वो कम हुए हैं साहित्य के, खासतौर से क्योंकि मैं एक कवित्री हूँ, तो मैं कविता के फील्ड में कह सकती हूँ कविता के पाठक और कम हुए हैं, जो कि पहले वाले पाठक ज्यादा थे। जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी या हमारी क्या बोलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान थे, इन लोग के पाठक बहुत थे, इनको पढ़ने वाले बहुत थे। बस उस समय जो जा रहा था शब्दावली, वो बहुत मैटर कर रही थी, बहुत अच्छी और बहुत क्वालिटी वाली जा रही थी। अब हमने उपभोक्तावाद की वजह से अंग्रेजी को भी डाल दिया है, और अंग्रेजी हिंदी के वो वाले शब्द ले लिए हैं जो आम पचरल में, जिनको किसी जमाने में हुअड़ कहा जाता होगा, उनको भी हमने जोड़ दिया है। अब हम प्रेम लिखने के बजाय उसको यही लिखते हैं कि लव करता था, प्रेम करता था नहीं है, अब हम लव करता था करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमने उसको भोक्तावाद, क्योंकि इजी, बच्चों को समझना इजी था इंग्लिश के वर्ड, तो हिंदी में भी अंग्रेजी को हमने डाला, और भाषाओं में भी का भी समावेश किया। उस चक्कर में जो एक क्वालिटी ऑफ वर्क जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा, वो कम हुआ है। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे रस हैं साहित्य में, और साहित्य में नहीं, हर कला में शायद बहुत सारे रस हैं, और उन 9 रसों में से हम सिमट के किस पे आ गए? प्रेम रस और वीर रस पे। हम करुण रस, भक्ति रस, इससे दूर हो गए। भक्ति रस में भी हमें गानों की आवृत्ति चाहिए, बार 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 बार, उन्हीं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। फिल्मी गानों में से निकालते हैं, उसमें मैया के गाने बना देते हैं, मैया का अपना कुछ गाना नहीं बन रहा। बेचारी मैया भी बेचारी, हाँ मैया भी बेचारी वो वहां से प्रेरित हो गई कि वो जो बेबी डॉल में सोने दी, वो मैया में वो फलानी वाली, ऐसे हो जाता है। वो बड़ा फुहड़पन पे ले गए। तो हमारे समाज का तो साहित्य ने नुकसान ज्यादा किया आज की डेट में। और यहाँ मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे हमारे साहित्यकार हैं जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, और बॉलीवुड में उनके ऊपर पिक्चरें बन रही हैं, लेकिन जब आप उनका साहित्य पढ़ोगे कुछ नहीं है वो। लेकिन उनको देखा देखी जो हमारे युवा लिख रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हाँ, उन्होंने उनको आइडियलाइज कर लिया है कि वो चल रहे हैं तो हम चलेंगे, इसलिए हम वो लिखेंगे। इस चक्कर में हम बहुत नीचे के स्तर पे जा रहे हैं। और इसका एक अच्छा ये है कि हम मास स्केल में कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोगों तक हम पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि हम भाषाई स्थिरता को गिराते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भाषाई स्तर गिर रहा है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट इस चक्कर में और बढ़ रहा है, क्योंकि बस पहले समझना पड़ता था, पढ़ा, और जब तक समझते थे तब तक गुस्सा शांत हो जाता था। और अब वो कह रहा है आपने फिल्टर किया नहीं, यही क्यों ही निकल रहा है, तो सामने वाले को समझ में आ रहा है, वो फौरन लड़ने पे आ जाएगा आपसे, क्योंकि समझ गया फौरन। लेकिन पहले हमें उनको समझना पड़ता था, तो हमें उतारना पड़ता था। वो उतरते उतरते अपने आप हम समभाव में आते थे। अब हम समभाव में नहीं आते, अब हम सीधे रिएक्शन वाले मोड में होते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, वो एक नुकसान हमें उपभोक्तावाद का हुआ है। और सिर्फ प्रेम ही नहीं है दुनिया में कि केवल प्रेम की रचनाएं दिया जाए, या ये निब्बा निब्बी वाला प्रेम ही परोसा जा रहा है। प्रेम, ईश्वरीय प्रेम भी लिखा जाता था, अब ईश्वरीय प्रेम नहीं लिखा जा रहा, अब नहीं लिखा जा रहा। और उसकी वजह से समाज सच में बहुत नीचे के स्तर पे जा चुका है, सबको वही चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और जब अब भाषा गाने का भी तो ऐसे ही बनते हैं ना, मैं लड़की जी, प प प, तू लड़का प प प, अब ये व्हाट इज प प प, स्तर गिरा ना कहीं ना कहीं। ये तो कहीं बिल्कुल, कहीं बिल्कुल कहीं सही ना बात। कहीं गिर गया स्तर। बिल्कुल तो वही भाषा का बात जब है। स्तर गिरता है तो मुझे लगता है जो आपने बहुत सही बात करी है, और ये सच्ची बात है, भाषा का सच में बहुत स्तर गिर चुका है। हाँ शब्दों की बहुत कमी आ गई है। और ये जो उपभोक्तावाद का जो आपने साहित्य पे जो प्रभाव बताया है, बिल्कुल सच है ये। आप, मैं रोज़मर्रा के जीवन में हम हर दिन देखते हैं। हाँ, और अपने, क्योंकि साहित्य क्या, भाषा का एक एक तरीका है अपने विचारों को व्यक्त करने इसमें का। एक बात तो और कहूंगी नेहा, जी, उपभोक्तावाद की वजह से ना राइटर्स बढ़े हैं। पहले राइटर कम थे, अब राइटर्स बढ़े हैं। उनको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिल गया, तो अब वो क्या करते हैं, दूसरों की रचना चुरा करके भी लिख रहे हैं, डाल रहे हैं। चोरी बढ़ गई है साहित्य में। और बड़े ये बड़े बिल्कुल, राइटर कर रहे हैं इस काम को, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सही उनको लग बात रहा है कि कही। हम चलन में दिखेंगे, हमें वो हमें रील में दिखना है पढ़ करके, हमें सोशल मीडिया पे दिखना है। मुझे लगता है उससे कि बिल्कुल समाज का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। मतलब एक हाँ, ठहराव जो हम पहले पुराने ज़माने में देखते थे वो बिल्कुल नहीं है। नहीं आजकल रहा। सबको बहुत जल्दी है, जल्दी आगे बढ़ने की है। हम्म, इसलिए हम शायद सोच नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, बट हमें एक जगह पहुँचना है, वो भी जल्दी से जल्दी। शायद ये बहुत हाँ, बड़ा असर पड़ा है, और साहित्य पे अगर असर पड़ा है तो वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पूरी तरह असर पड़ा है। बिल्कुल। और उसका दृष्टिकोण जो है, जो उसका मैं कहूँगी दर्पण है, वो समाज है आज की दुनिया वो में। जैसे बहुत सही कल्पना बात। जी ने कहा ही ना कि हिरास हुआ ही है कहीं ना कहीं, हमारे पहनावे ओढ़ावे में, हमारी आस्था में, सब में हिरास हुआ है। जी, तो वो जी। साहित्य में भी अ, हुआ है। बिल्कुल सही बात करी आपने। और अब चलेंगे हम आदरणीय स्मिता जी से, जो हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हैं, बट उससे पहले मैं जो पटल के उस पार हमारे साथ श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी वजह से हमारा कार्यक्रम है, जो अपना साहित्य की तरफ प्रेम दिखाते हैं, जो हमारे संस्थान की तरफ प्रेम दिखाते हैं, जो समाज की तरफ प्रेम दिखाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगी, अभिवादन करना चाहूँगी। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय गरिमा जी जुड़ चुकी हैं। और आदरणीय सुरेंद्र सागर जी लिखते हैं, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि वर्तमान सरकार ने भी उपभोक्तावाद को बहुत बढ़ावा दिया है। आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी के अनुसार उपभोक्तावाद के नुकसान ज़्यादा है। सच बात है, किसी को नुकसान किसी को फायदे, हर चीज़ की दोनों चीज़ें होती हैं। ये हम पर है कि हम उसे किस प्रकार उसका उपयोग कर रहे हैं। आदरणीय दया सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आदरणीय सतीश कुमार जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत मंच पर अभिनंदन करना चाहूँगी मैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी आदरणीय जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सभी अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस परिचर्चा को सुन रहे हैं। और ये एक ऐसी परिचर्चा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, आपको हर दिन आप इससे रूबरू हो रहे होंगे। ये आपको, जो आज यहाँ आदरणीय कल्पना जी बोल रही हैं, जो डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं, जो स्मिता जी हमें बताएंगी, वो आप सब सोच रहे होंगे कि हाँ, ये मैंने भी देखा है, ये मैंने भी महसूस किया है। तो स्मिता जी की तरफ चलती हूँ और मैं उनसे पूछना चाहूंगी, आप एक गृहिणी हैं, और हर गृहिणी, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ये सोचती है कि मेरा घर सबसे अच्छा रहे, एक आदर्श घर बनाऊं मैं। और जब आज के समय की बात करती हूँ तो टीवी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बहुत विज्ञापन आते हैं, बहुत तरीके के ब्रांड्स हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो विज्ञापनों पे, जो सोशल मीडिया पे जो ये प्रभाव आता है, क्या उससे गृहिणी पे, एज अ गृहिणी के अनुसार आप पर कोई दबाव महसूस करती है कि मुझे ये प्रकार की वॉशिंग मशीन चाहिए, या मेरे पड़ोसी जैसे आदरणीय कल्पना जी ने हमें बताया था कि परचेजिंग पावर बहुत बढ़ चुकी है सबके पास, आजकल सबके पास फोन है। अब सब्जी वाले से लेके, अगर हमारे घर में कोई हेल्पर आ रहा है या कोई भी आ रहा है, सबके पास फोन है, और बहुत अच्छे फोन्स हैं। तो क्या उन सब चीजों का दबाव एक गृहिणी के रूप में, क्या आप अपने घर आप महसूस करती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत धन्यवाद नेहा। और इस परिचर्चा का हिस्सा बन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी सारी बातें जानने सुनने के लिए मुझे भी मिल रही हैं। ऐसे गृहिणियों को ये सारे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं, इतने बुद्धिजीवियों के साथ में संपर्क में रहने का। तो बहुत धन्यवाद आपको नेहा। बहुत बहुत आभार। आपका आपका प्रश्न है कि मतलब हम गृहिणी कैसे दबाव महसूस करते हैं या नहीं। जी, जी, तो जी। बिल्कुल हमें दबाव तो महसूस होता ही है। पहले जैसे अगर हम अपने
पेरेंट्स को देखें, अपनी माँ को देखें, तो जो घर था वो उनके बेसिकली जो बेस था वो उनके संस्कारों पर बेस था। उस टाइम हमें ये ताम-झाम या ये चीज़ें चाहिए या ये चीज़ें नहीं चाहिए, इस प्रकार की बातें हम सोचते ही नहीं थे। वो जो ला के देते थे हमें लगता था वही सही है। बट बिल्कुल अब एज़ अ पेरेंट्स, मेरी 2 डॉटर्स हैं, टीनेजर डॉटर्स हैं, तो अब ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ला के दूँ कि आपको ये लेना है या ये आपके लिए सही है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत मुझसे भी शायद ज़्यादा एक्सपोज़र है, जो ब्रांड कॉन्शसनेस है उनमें ज़्यादा है, पीयर प्रेशर भी है। तो इनकी वजह से हमारा जो घर का पूरा अर्थव्यवस्था जो घर का होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। मुझे यही लगता है। तो प्रभाव और दबाव जो दोनों आपकी बातों से लगता है कि हाँ महसूस होते हैं और ये सच है। और ये तो मैं आप गृहिणी हैं तो मैंने आपसे पूछा है, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एक बच्चे से भी अगर ये सवाल पूछती तो वो भी ये दबाव ज़रूर महसूस करता है अगर बच्चा आज स्कूल में जाता है। जैसे मैंने बहुत स्कूलों में भी, आजकल मैं नोएडा में हूँ तो मैंने सुनती हूँ कि स्कूल वाले भी एक ब्रांड का नाम बताते हैं कि इस ब्रांड के जूते पहनिए, इस ब्रांड के कपड़े पहनिए। तो ये आऊंगी मैं डॉक्टर आपके पास कल्पना जी। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही गलत तरीका है और ये बहुत गलत संदेश दे रहा है हमारे समाज में। प्रेशर ही रहता है ये कि आजकल तो है ना कि स्कूल से ही आपको बुक्स लेनी है, स्कूल से ही यूनिफॉर्म लेनी है। इवन इफ यू बाय फ्रॉम आउटसाइड तो वो स्कूल में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। तो ये भी एक प्रेशर तो है ही। जी डॉक्टर कल्पना, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज कहिए। नेहा जी, कोई भी विचारधारा जैसे आती है वो अपने अच्छाई लेकर ही आती है। बिगड़ती कब है? जब हम उसमें पूरी तरह से बह जाते हैं। बहने से मेरा तात्पर्य है जैसे ये उपभोक्तावाद आया, परचेसिंग पावर एक समय ऐसा था नेहा जी जब बोलते थे कि गड्ढा खुदवाओ और पैसा दो। लोगों के पास परचेसिंग पावर भी नहीं थी। आज हमारे पास परचेसिंग पावर है, उपभोक्तावाद ने हमको दिया, लेकिन हमने इस परचेसिंग पावर के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को हम छोड़ दिए। हम आज जागरूक उपभोक्ता नहीं है। हमने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया है। हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती हैं, हमको आवश्यकता है नहीं है हम कुछ नहीं देखते, खरीद कर ले आते हैं। गुणवत्ता की हम जांच नहीं करते हैं, स्थायी खरीदारी हम नहीं करते हैं, विज्ञापन से हम कभी सचेत नहीं रहते हैं। और परिणाम ये है कि आज बच्चे और पेरेंट्स के बीच में भी एक दूरी आ रही है, क्योंकि बच्चे इन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं और वो उन चीजों की मांग कर रहे हैं जिसको हम नहीं बोलते हैं। जैसे आज जंक फूड ही ले लें, वो जंक फूड की बात बहुत करते हैं और माता पिता उसे नहीं बोलते हैं और एक समय ऐसा रहता है जब इनके लिए ही विवाद हो जाता है। तो इस प्रकार ये कहीं ना कहीं हमने अपनी विचारधारा को सही दिशा में नहीं मोड़ा या उपभोक्तावाद को हमने सही रूप में ना लेकर आत्म नियंत्रण खो दिया। ये भी एक हमारा कारण बन सकता है कि इसके जो दोष हमारे सामने आए हैं। और ये चीजें फिर सभी चीजों में दिख रही हैं, संस्कृति में भी, हमारे संस्कार में, और जैसा कि मैडम ने कहा साहित्य में भी, वो बिल्कुल हर जगह ये दोष दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी है आपने। बल्कि इसमें नहीं, मैं एक बात और बोलूंगी जी, मैं आपसे सवाल ही पूछ लेती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए जी, बोलिए। जो मैम ने कहा मैं उसमें कुछ जोड़ना भी चाहूंगी। जी बिल्कुल। जो हमारा सोशल मीडिया है उसमें एड्स बढ़े हैं, और अब मतलब ये क्योंकि मेरे साथ रिसेंटली हुआ है इसलिए मैं कह सकती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि मैं रेकी और इस सब की फील्ड में हूँ, तो मैं स्टोन्स में डील करती हूँ, तो वैसे मैं जा करके ही लेती हूँ। इस बार फॉर द चेंज मुझे ऐसा लगा कि यार हो सकता है साइट सही हो, और मैं नहीं गई और मैंने ऑनलाइन मंगाया। और यू वॉन्ट इमेजिन इस उपभोक्तावाद के, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये चाहिए, मेरी उपभोक्ता थी वो कि मुझे वो चाहिए था, तो मुझे लगा कि ये सस्ते में मिल रहा है और जिस वेंडर से मैं लेती हूँ वो मुझे थोड़ा कॉस्टली दे रहा है, तो मैंने कहा इसको मंगा के देखती हूँ, तो हो सकता है मुझे पता चला नकली माल आ रहा था। वो वापस आया तो नकली माल आया, और उसमें क्योंकि नीचे लिखा हुआ था कि नॉट रिटर्नेबल, तो मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती थी। तो ये नुकसान उपभोक्तावाद का है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे किसी को जरूरत है तो मैंने मंगा लिया सस्ते में, अब वहाँ वो मुझे नुकसान हुआ। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिल्कुल 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 सही बात है। ये आजकल तो मतलब हर तरीके का जो स्कैम चल रहे हैं ये शायद, और हम बिना सोचे समझे। और मैं ये आप लोगों की बातों में मैं भी एक बात जोड़ना चाहूंगी कि हम कितने भी एजुकेटेड हैं, हम कितने भी अवेयर हैं, पर इसमें फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। और वो क्यों फंस जाते हैं ये सवाल मुझे भी नहीं पता चलता, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी
हमारे आज की इंटरनेट की वजह से और इतना अच्छा समय में हम लोग जिस समय में जी रहे हैं उसमें अवेयरनेस बहुत है, हर चीज़ की अवेयरनेस बहुत है, हर चीज़ की जानकारी बहुत आसानी से हमें मिल जाती है, पर फिर भी हम इसका शिकार हो जाते हैं। ये बात सुनकर और सोचकर मुझे बड़ा दुख होता है और अपने आप पे भी प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है, पर शायद इसका जवाब नहीं है। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी आप ही की बात से कि शुरू में आपने बात करी थी कि क्या कुप्रभाव पड़े हैं साहित्य पर। तो कई साहित्यकार जो है वो उपभोक्तावादी समाज की सच्चाई को उजागर करने वाले साहित्य की ओर झुकते हैं, वो अपने उस तरीके से लिखते हैं जैसे असंतोषजनक इच्छाएं हैं, एकाकीपन है, तनाव है, आत्मवंचन की भावना है, उनके लेखन का हिस्सा बन जाती है, वो इसी प्रकार लिखते हैं। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो यथार्थ चित्रण की तरफ उनका रुझान होता है, परंतु अब उपभोक्तावाद की वजह से एक स्वतंत्रता में, एक साहित्यकार की स्वतंत्रता में कुछ एक कमी आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। साहित्यकार लिखना समाज का आईना ही चाहता है, पर लेकिन क्योंकि भोक्तावाद इतना बड़ा है और उसको भाई देखो, हम सब में एक भूख होती है कि हमें पहचान जाना जाए हमारे काम से। हम लिख रहे हैं, जैसे कल्पना जी स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो कहीं ना कहीं चाहेंगे ना कि बच्चे उनसे जुड़े, लेकिन बच्चे अगर उनकी स्पष्टवादिता की वजह से उनसे जुड़ नहीं रहे तो वो अपने आप को वो कर देंगी कि भैया मैं अब आपको परोसूंगी, लेकिन उस वो नीम को भी अब मैं चाशनी में परोसूंगी। चाशनी में कहते हैं ना, कुनैन की गोली को चाशनी में परोस के दिया जाता है, लेकिन फिर उस कुनैन की गोली का उतना असर नहीं होता। चाशनी में परोसी हुई में और डायबिटीज भी साथ में देगी। अब डायबिटीज के पेशेंट को दिया अगर मैंने कुनैन की गोली चाशनी में, तो उसको कुनैन की गोली कुछ भी काम करती हो, डायबिटीज पे असर करेगी फिर वो बढ़ाएगी भी उसको। तो वही वाली बात है कि जो लिखना चाह रहे हैं समाज के इशू को, उनको अपनी शैली में बदलाव करना पड़ जाता है, और वो उसमें उतने भाव नहीं रख पा रहे जो वो रख सकते थे। एक सच नंगा कहा जाए और एक सच को पर्दे में ढाल के कहा जाए, दोनों सच में बड़ा अंतर हो जाता है। नंगा सच हमेशा ज्यादा प्रभावी होगा पर्दे में ढके हुए सच से। तो पर मजबूरी क्या है, जो लिखना भी चाह रहे हैं, समाज का आईना भी बनना चाह रहे हैं, वो नहीं बन पा रहे इस उपभोक्तावाद की वजह से। और वो बनते हैं तो उनको पढ़ने वाले भी कम होंगे। ऐसा नहीं कि उनके पढ़ने वाले हैं ही नहीं, हैं, उनके पढ़ने वाले भी हैं। समाज ऐसा भी नहीं हुआ है कि हम कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन अब उनको समझना पड़ेगा कि वो अपने उस नेकेड ट्रूथ को कैसे लेके आए, कितने स्ट्रांग शब्दों के साथ, अपने भाषा के स्तर को गिराए बगैर अपने आप को कितना स्ट्रांग, तो अब उनको अपने ऊपर काम करना है। एक तरीके से देखा जाए तो उपभोक्तावाद का एक फायदा है कि साहित्यकार को अब सीखने, जो सच में आईना बनना चाहते, उनके लिए चैलेंजेस बढ़े हैं, तो उनके लिए सीखने का स्कोप भी बढ़ गया है। तो वो उन्हीं लोगों के बीच में से जो भोक्तावाद की वजह से लिख रहे हैं, उनके में से निकाल के एक अच्छी चीज परोस सकते हैं। इतना फायदा तो मैं इसका मानती हूँ, लेकिन क्योंकि वही है, जो लच्छेदार नहीं बोल सकता वो फिर धीरे धीरे दब जाता है। तो ये उपभोक्तावाद का नुकसान है, वो दब जाएगा उस चक्कर में। मुझे लगता है कि इसी की वजह से प्लेगियरिज्म भी बढ़ रहा है साहित्य में। हाँ, इसी की वजह से प्लेजरिज्म बढ़ रहा है, बिल्कुल। हाँ, इसी वजह से लोग ले रहे हैं, चुरा रहे हैं, उसी वजह से। क्या करें? वही जो अभी आपने बोला ना कि जो खाना चाह रहे हैं वही परोसना है, तो उसमें जो इंडिविजुअल का जो इम्प्रेशन रहता है वो खत्म हो जा रहा है, एक ऑथेंटिसिटी है वो भी जा रही है। उन्हें फिर वही सेम रेसिपी पे ही काम करना है। बिल्कुल। और इस बारे में मैं भी एक अपनी तरफ से एक बात बोलना चाहूंगी कि ये जो बात चल रही है कि प्लेजरिज्म की बात या जल्दी जल्दी करने की बात, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है। अगर आप एक जगह जाते हैं तो उस काम को करने के लिए 50 लोग खड़े होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी जो दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है हमारे समाज में, ना सिर्फ लिखने और साहित्य में, हर जगह आप कहीं भी एक चीज खरीदने भी जाते हैं तो एक से 10 दुकानें होती हैं, और हमें ये चुनना कि हम किस दुकान पे क्या सामान लें, ये दिक्कत की बात है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी परिचर्चा। ममता जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, ममता जी के कमेंट में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि लोगों का मन भी तो रखना पड़ता है, मन नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मैं बताना चाहूंगी इस पटल पे लोग कुछ जुड़ चुके हैं, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हैं, और उनसे बोलना चाहूंगी कि हमारा कार्यक्रम देखते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये परिचर्चा
सभी लोग देख सके, क्योंकि आज की परिचर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने और समझने के लिए। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, डॉक्टर ममता दिनेश ग्रोवर जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर रघुनाथ जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आदरणीय साधना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय उमेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इस पर चर्चा को आगे लेके चलती हूँ और जानते हैं कुछ और ज़रूरी बातें। डॉक्टर कल्पना, आपके पास जाऊंगी और आपसे पूछूंगी कि जो छोटे उद्योगों के लिए जो बड़े बदलाव और समर्थन अगर किया जाए तो उसमें कुछ उपभोक्तावाद के ऊपर कुछ फर्क आएगा, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, और साथ साथ देश के हित में वो होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ बताएं। उपभोक्तावाद ने विकास तो बहुत किया है। जैसे आप जी छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं, जी लिज्जत जी, पापड़ महिला गृह उद्योग सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आज बात है। महिलाएं घर में बैग बनाती हैं, सोशल मीडिया पर डालती हैं और वो घर से कमा रही हैं। और ये चीजें हमने कोविड के बाद बहुत अच्छे से देखा इस चीज को। बिल्कुल कईयों की सही। नौकरी आ गई, कई बेरोजगार हुए, लेकिन उन्होंने घर से ही कई चीजों को बनाना, बेचना चालू किया और ऑनलाइन इसे बेचना चालू किया, जिसमें उन्होंने कमाया। तो कई छोटे-छोटे उद्योग इसमें बढ़े हैं। तो उपभोक्तावाद इसके लिए उनका योगदान बना, उसके लिए एक रास्ता बना है। इसलिए ये कहना कि उपभोक्तावाद से केवल बड़ों को फायदा हो रहा है या उपभोक्तावाद से हम भटक रहे हैं कि जी हमारे खर्च पैसे कहीं गलत जगह पे जा रहे हैं या हम अति खरीदारी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि हम कई बार कई ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो गुणवत्ता नहीं रखती हैं। लेकिन इससे बहुत छोटे उद्योग करने वाले खासकर महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि लाभ तो हुआ है, और सच बात है कि आजकल छोटे जो स्टार्टअप जो नाम देते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप चले हैं और शायद ये समाज को एक आगे अग्रसर ही ले जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो हमारे देश के लिए ही बेहतरी का काम लाभदायक होगी। एक छोटा-सा चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे साहित्य के बारे में मैडम बोल रही थी, कि जी आज के जी दिन में लोग लचकेदार सुनना चाहते हैं। तो मैम, परिवर्तन तो संसार का नियम है। उपभोक्तावाद वही एक नई विचारधारा है, जो कि परिवर्तन लेकर आई है। अब इस विचारधारा को हम कैसे मोड़ें, तो उसके लिए थोड़े से यदि लच्छेदार प्रयोग कर लें, तो मुझे नहीं लगता बुरा है। क्योंकि ये लच्छेदार चीज़ें अभी के लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। ये पुराने समय से आ रहा है। एक छोटी-सी स्टोरी है, नेहा जी यदि परमिशन दें तो थोड़ा-सा जी जी, बिल्कुल बोलूँ? बिल्कुल बताइए। तुलसीदास जी के एक मित्र थे, जो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे। एक राजा ने उन्हें बुलाया, बताइए कि मेरी उम्र कितनी है? ज्योतिषाचार्य ने बोल दिया कि आप तो बहुत लंबे से में जिएंगे, अपने बेटे, बहू, पोते शायद सबकी मृत्यु देखें। राजा ने उन्हें सजा दे दी। सजा काट कर जब आए तो उन्होंने तुलसीदास जी को बताया कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई। तब तुलसीदास जी ने कहा कि जैसी जिसकी बुद्धि वैसा आपको व्यवहार करना होगा। तब उन्होंने बताया कि आप सत्य बोलिए, लेकिन उसको घुमा कर बोलिए। जब कहीं और इसी प्रकार का उनको अवसर आया, तब उन्होंने कहा कि हे राजन, आप तो बहुत लंबे समय तक जिएंगे, चिरकाल तक रहेंगे और आप अपने 8वें 9वीं पीढ़ी तक को देखेंगे। तो उन्होंने मृत्यु का यहाँ पर वर्णन नहीं किया कि उनके परिवार के कितने लोग उसके सामने चले जाएंगे। उन्होंने उन कितने को देखेंगे उसको बताया उन्होंने वही सच को है, लेकिन उनको इस बार घुमा दिया। तो इसके लिए हम जितने भी घटनाक्रम होते हैं या गलत हो रहे हैं, तो उसका हर चीज का ठिकरा हम किसी एक विषय पर नहीं थोप सकते। कई चीजों को हम परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, और अंग्रेजी में बोलते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो सच बात है। किस तरीके का परिवर्तन और कितना परिवर्तन हमें अपनाना है, ये भी हमारी समझ पर भी बिल्कुल लागू होता है कि हम कितना बदलें, किस बात पे बदलें, इससे क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा। बिल्कुल सही बातें करी हैं। हम किसी भी एक चीज़ को पूरी तरीके से ना नकार सकते हैं, और शायद ही आप कल्पना जी, आपने, डॉक्टर मनीषा ने, स्मिता ने, और हम सब ये मानते हैं कि हम किसी भी एक चीज़ को पूरी तरीके से ना नकार सकते हैं, ना अपना सकते हैं। जैसे अगर हम अपने बचपन की तरफ चलें तो एक निबंध आता था लिखने को, और अगर विज्ञान पे निबंध आता था तो बताया जाता था कि ये उपयोगिता की बात है, हर आविष्कार अच्छा या बुरा हो सकता है। तो शायद यही बात हर चीज़ पर लागू होती है। इस परिचर्चा को आगे रखते हुए चलती हूँ मैं स्मिता जी की तरफ, जिन्होंने पहले बताया था कि
मुश्किल होती है। एक संतुलन की बात मैं जानना चाहूँगी अब उनसे कि इस उपभोक्तावाद की हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयों की बात कर रहे हैं। एक गृहिणी के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार मैं जानना चाहूँगी कि जब बहुत सारी इच्छाएँ आती हैं, तो एक शब्द है, बहुत भारी शब्द है बजट, वो ज़हन में आता है। तो उन इच्छाओं को, बजट को, अपने सामाजिक स्थिति को, अपने बच्चों की, अपनी खुद की इच्छाओं को, उस सब का संतुलन आप किस प्रकार कर पाती हैं? ये आप हम सबको बताएं। ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेहा, और ये सच में बहुत, मतलब इसके लिए चाहिए आपको एक प्रॉपर बजट प्लानिंग। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि घर की बात है तो बहुत छोटी सी बात है, देश की अर्थव्यवस्था है तो उसके लिए बहुत लंबी चाहिए। पर वही है ना कि गृहिणी को घर का होम मिनिस्टर बोलते हैं, तो घर का जो बजट प्लानिंग है तो वो उन्हें ही करना है। तो मैं जो एक छोटा सा एक तरीका अपनाती हूँ वो है, मैं अपने खर्चों को, अपनी ज़रूरतों को, ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी बेसिस पे डिवाइड करती हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं बाकी जो अपनी बजट प्लानिंग है वो करती हूँ। बिकॉज जो इच्छाएं हैं ना वो तो अनंत हैं, उनके पीछे भागते रहेंगे तो हम कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। पहले प्रायोरिटी रहेंगे, प्रायोरिटी के बाद जो सेकंड है वो है हमारी इच्छाएं हैं, जो भी शौक है उनको भी होना ज़रूरी है, तभी जो जीवन है उसमें एक एडवेंचर रहता है, एक इंटरेस्ट रहता है। तो बस यही प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बजटिंग है। आवश्यकताओं और, बिल्कुल सही बात करिए, आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये हम सभी को सीखना चाहिए। और मुझे लगता है एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी से ज़्यादा इसमें कुशल कोई नहीं होता है कि वो अपने घर की इच्छाएं और बजट और सबकी आवश्यकताओं की को देखकर, को मद्देनजर रख के देखकर अपने घर को चलाती है। और ये काम छोटा पता नहीं कब से ये मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन अब शायद थोड़ा बदलाव आ रहा है कि हम अपने आप को एज अ हाउसवाइफ जो होती है वो हमेशा कमतर बिल्कुल ना समझें। जैसे स्मिता जी ने सबसे पहला जो वाक्य बोला है कि अपने घर की बात है और देश की बात है, देश की बात बहुत बड़ी है, ऐसा लोग ना समझे, घर की बात छोटी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आदमी अगर, एक औरत अगर घर को चला रही है, वो पूरा मैनेज कर रही है। और इसीलिए शायद मैं एक वीडियो देख रही थी अभी कुछ दिन पहले, तो स्टैंड अप कॉमेडियन थी वो, और उसमें बात कर रहे थे कि होम मेकर नाम दे दिया गया है इसलिए ही। तो यही बदलाव आ रहा है। हम धीरे धीरे अपनी भाषा को, जो मनीषा जी ने हमेशा से बोला है कि भाषा में बहुत बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा, व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, और उसी तरह समाज में बदलाव आएगा। एक सवाल आया है डॉक्टर कल्पना आपके लिए, मैं पूछना चाहूंगी, फिर मैं मनीषा जी के पास आऊंगी। उन्होंने पूछा है कि उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जरा कुछ बताएं, वो क्या है? नेहा एक बार रिपीट करोगे प्लीज? डॉक्टर कल्पना से सवाल आया है कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो महिला होने के नाते हमसे अच्छा बजट बनाने वाले और हमसे अच्छा घर चलाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल सही। तो अधिकार हमारे यहीं से शुरू हो जाते हैं। कानूनी अधिकार तो हमें मिलते ही हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम उन कानूनी अधिकारों को समझें, और उससे भी बड़ा जरूरी है कि हमारे पास जितने पैसे हैं उसका हम किस प्रकार से खर्च करें। अधिकार वहीं से स्टार्ट होते हैं जहां से हमारी समझदारी। जब हम अधिकार को केवल लेकर चलेंगे तो हमारी समझदारी अगर छोड़ते हैं, तब फिर हम एक अच्छे उपभोक्ता नहीं बल्कि शायद भटके हुए उपभोक्ता होंगे, और ये उपभोक्तावाद हमें कहीं ना कहीं फंसा रहा है। डॉक्टर पुष्पदा तनेजा जी ने ये पूछा था सवाल, उम्मीद करती हूँ कि उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनीषा जी, अगर आप कैमरा ऑन कर ले तो मैं सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। सॉरी, मुझे घर में कोई है नहीं तो गेट खोलने जाना पड़ा। ओहो, कोई बात नहीं। चलिए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और शुरुआत, जैसे बोला जाता है कि दुनिया गोल है, और हम फिर उसी बात पे आ जाते हैं। एक बात पूछना चाहूंगी कि एक सजग साहित्यकार के साथ में सजग शब्द जरूर लगाना चाहूंगी, क्योंकि साहित्यकार सब हैं,
सजग साहित्यकारों की कमी आती जा रही है। हम क्या लिख रहे हैं और उससे ज़्यादा हम क्यों लिख रहे हैं, ये सब भूलते जा रहे हैं। बस लिखना है। और आपने भी एक बात बोली थी कि पहचान पानी है, उसके लिए बहुत लिखते जा रहे हैं। और चूँकि मैं भी लिखती हूँ, तो मैं हमेशा ये ध्यान में रखती हूँ कि अगर हमारे हाथ में लेखनी आई है, तो कुछ संदेश ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, और संदेश ज़रूर होना चाहिए साहित्य में। अगर कुछ भी लिखा जा रहा है, एक सोच उजागर होनी चाहिए, एक कवि की, एक लेखक की, उसकी सोच का पता चलना चाहिए। तो उसी से जुड़ता एक सवाल है कि एक सजग साहित्यकार के लिए जो उपभोक्तावाद है, वो अब हम सब समझ गए हैं कि एक तलवार जैसा है। करें तो दिक्कत है, ना करें तो दिक्कत है। इस दिक्कत को आप कैसे संभालती हैं? इस दिक्कत को आप कैसे संतुलित करती हैं? क्योंकि ये एक, अगर मैं इस तरह देखूं कि ये हमारी प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है कभी-कभी। अगर मैं प्रेम, जैसे आपने बात करी थी, जैसे मैं अगर एज अ लेखिका अगर मैं बात करूं, मैं प्रेम बिल्कुल नहीं लिख पाती। मैं कोशिश भी करी है, बट मैं नहीं लिख पाती। लेकिन अगर कोई कहेगा कि नहीं आपको लिखना पड़ेगा, तो वो मेरी प्रवृत्ति के बिल्कुल विरुद्ध होगा। वो संतुलन आप कैसे बनाती हैं? और कभी ऐसी स्थिति आई होगी आपके सामने, तो उसे भी हमारे साथ साझा करें कि कभी असमंजस की स्थिति है कि आप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति और हमारे मूल्यों की, इनकी भी पहचान होती है। तो ये आप हमें बताइए कि क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है, और अगर किया है तो आप कैसे संतुलन बनाती हैं इन सब चीजों में? नेहा, जैसे तुम मेरे फेसबुक पे एक्टिवली देखती होगी, मैं बहुत फिल्टर नहीं लगाती चीजों को। बिल्कुल। मैं सीधे सपाट जो मुझे दिख रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मैं जो देख रही हूँ वो सही ही हो, मेरी दृष्टि से वो सही है, क्योंकि हर एक का अपना अपना सत्य है। जो मुझे दिख रहा है वो मेरा सत्य है, हो सकता है तुम्हारा सत्य कुछ और हो जी। तो मैं अपनी बात रख रही हूँ। और मैं इस दृष्टि से कभी भी नहीं रखती कि मुझे कितने लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट आएंगे, कितनी गालियां पड़ेंगी। मैं गालियां भी खाती हूँ, ये भी मुझे पता है। मैं बहुत खाती हूँ। हाँ, मैं बहुत खाती हूँ। और मैं कई गालियों को पी भी जाती हूँ, कई गालियों का जवाब भी दे देती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं देती हूँ, पर मैंने फिर भी मैं नहीं रुकती लिखने से। उसमें मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि अगर मुझे कोई चीज लग रही है कि ये चीज मेरे समाज को पता होनी चाहिए, एक साहित्यकार के नाते जो मुझे ये पता है, ये बात पता होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि साहित्यकार का काम इन्फॉर्मेशन देना भी है। बिल्कुल। अगर सती प्रथा कहीं है तो उस सती प्रथा के बारे में उजागर करना भी साहित्यकार का काम है, कि वो अपनी लेखनी के थ्रू, अपनी कविता, अपनी कहानियों की तरह थ्रू सामने पाठकों तक पहुंचाए, एक समाज में पहुंचाए कि भैया ये हो रहा है, इस सेक्टर में ये काम हो रहा है। तो वो काम भी है, लेकिन कहीं कहीं रुकना भी जरूरी है। कहीं कहीं रुकना भी जरूरी है। ऐसा होता है कि कई बार आपको कोई चीज सत्य लग रही होती है, पर बहुत दिन बाद आपको फिर वो लगता है कि ये वहां ना बोलते तो चल जाता। हाँ जी, बिल्कुल मैम। जी। कल्पना जी, मैं बोलना चाहूंगी, पहले मनीषा जी बात कर ले पूरी, फिर आप कुछ वो ऐड करना चाह रही थी। नहीं, कुछ ऐड करना चाहिए। एक मिनट जी, मनीषा जी, आप बात बोलिए। एक बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जैसे मैं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हूँ, अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ, तो मैं आंकड़े लेकर बैठूं। लेकिन एक साहित्यकार और जिसने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की हुई है, अगर वो इन बातों को लेकर के आएंगी, तो उपभोक्तावाद के सही और गलत में उस गलत को हम कैसे हटा सकते हैं और उपभोक्तावाद को सही दिशा में कैसे ला सकते हैं, एक साहित्यकार ही कर सकता है। चाहे छोटे कहानियों के द्वारा हो, कविता के द्वारा हो। तो ये चीजें साहित्यकार के हाथ में हैं और यह आज आवश्यक है। जी, बिल्कुल। मैं कल्पना जी की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आज जो पुराने साहित्यकार थे उन्होंने भी समाज का आईना बने थे, इसीलिए वो आज तक जाने जाते हैं। नेहा, हमेशा याद रखना चाहिए कि उपभोक्तावाद में उतना ही फंसो जितना आपको अपनी मैं को पुष्टि करने के लिए जरूरत है। उसके बाद नहीं, उसके बाद आपका एक कर्तव्य है। मैं की पुष्टि हर एक की है, चाहे कल्पना जी हो, चाहे स्मिता जी हो, चाहे तुम हो। एक मैं की पुष्टि चाहिए होती है, हर एक को चाहिए होता है कि कोई मुझे पुचकार ले। लेकिन पूरे टाइम अगर पुचकारे जाए ना तो भी नहीं चलता। तो उसके बाद, उस मैं की पुष्टि के बाद आपको ये जानना जरूरी कि आपका कर्तव्य क्या है, आपकी नीड क्या है, समाज की, सिर्फ मेरी नहीं, एज अ समाज की नीड क्या है, वो भी बहुत जरूरी है। और ये साहित्यकार के लिए बहुत जरूरी है कि हम, मुझसे कई बार कहा गया मैं भी प्रेम नहीं लिखती तुम्हारी तरह,
मेरी रचनाओं में तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। कभी किसी ने कह दिया ना प्रेम लिखने को, तो मैं विरह लिखती हूँ, प्रेम नहीं लिख सकती। जी। और बहुत बहुत ढूंढ ढांड के अगर मुझे प्रेम ढूंढ लिया गया, तो मैं कम से कम उनके लटे घुंघराली और कटी ऐसी और फलाना कुछ नहीं लिख सकती मैं। नहीं तो आपकी बात कोई मैं साथ में रख देती हूँ कि ईश्वरीय प्रेम हम लिख लेते हैं। हाँ, हम ईश्वरीय प्रेम लिख सकते हैं, लेकिन हम ये वाला प्रेम नहीं लिख सकते। वो जो आजकल का लव बर्ड्स वाला प्रेम है, वो मेरे बस की भी नहीं है। जी। तो मैं उसमें कहीं बुराई भी नहीं मानती। प्रेम बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन उपभोक्तावाद की वजह से हम सिर्फ प्रेम परोसेंगे ना, तो हमारे समाज का हिरास होगा ही होगा। हमारे समाज को जरूरत है जागरूकता की। तो हमारे समाज, अच्छा, एक और नई चीज चालू हुई है साहित्य में, एक नया उपभोक्तावाद की वजह से एक और नया चीज चालू हुई है कि हर एक तो गजलकार होना चाहिए, हर एक को छंद आने चाहिए, हर एक को दोहे आने चाहिए। मैं नहीं कहती कि नहीं आने चाहिए, लेकिन एक बात होती है छंद मुक्त कविता की, अतुकांत कविता की, जिसमें बहुत सशक्त बातें कही जाती, जिसके लिए अनामिका जी को नेशनल अवार्ड मिला। जी, बिल्कुल। अगर वो उपभोक्तावाद की वजह से लिखती तो शायद वो नेशनल अवार्ड तक नहीं पहुंचती। उन्होंने अपनी लीग बनाई कि भैया मैं उपभोक्तावाद से हट करके नारी की भी बात करूंगी, तो उसके उस दर्द की बात करूंगी जो समाज आसानी से सुनना नहीं चाहता। तो समाज आसानी से महावारी नहीं सुनना चाहता, लेकिन उन्होंने उस बारे में बात करी और उसी के लिए उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो आपको आपकी मैं की पुष्टि बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कहाँ वो रुकना है। उपभोक्तावाद के चक्कर में आप लिखो, प्रेम रस लिखो, कोई मना नहीं है, श्रृंगार लिखो, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि आपका एक साहित्यकार होने की दृष्टि से एक कर्तव्य, एक नैतिक कर्तव्य है अपने समाज के उत्थान का, पतन का नहीं, उत्थान का। और भाषा का स्तर साहित्यकार ही सुधार सकता है। शिक्षक और साहित्यकार ही भाषा के, शिक्षक वो पढ़ा रहे हैं जो साहित्यकार लिख के दे रहा है। शिक्षक के साथ ये है कि जो हम लिख के देंगे वो ही पढ़ाएंगे। हमारा स्तर गिरा तो वो बेचारे क्या करें, वो तो वही पढ़ाएंगे ना जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं कविता में ही प्रेम की जगह आई लव यू लिखूंगी तो वो बेचारे क्या करेंगे। मैं हिंदी, बहुत सारे लोग करने लगे हैं कि आई लव यू हिंदी में लिखने लग गए हैं। तो कविता में मैं तुझसे प्रेम करती हूँ की जगह मैं लिखूं आई लव यू, तो वो तो वही पढ़ाएंगे ना। गलती तो मेरी है कि मैंने वहां आई लव यू लिखा। कितना सुंदर है कि मैं नेहा तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं कह रही हूँ नेहा आई लव यू। कितना ऊपरी स्तर पे चले गए हम। और ये जो पतन हुआ है वो मुझे लगता है, हाँ मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये जो पतन है ये सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं हुआ है, ये संस्कृत में भी ये पतन हम देखते हैं। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो गेंद होती है, तो जब हमारी माँ पढ़ती थी उस गेंद के लिए कंदुक शब्द का यूज होता था संस्कृत में, पर जब हम पढ़ने लगे तो हमें उसे गेंदू कह के बताया गया। तो इस तरह का ये जो पतन है वो सारे भाषा में ही दिखाई भाषा में, यहाँ तक कि मतलब आप बांग्ला मराठी कोई भी भाषा उठा लीजिएगा, सब में मिक्सचर होकर के ना मिक्सचर में भी हमने खूबसूरत भाषा को नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि खूबसूरत वर्ड ही नहीं है कहीं, नहीं बहुत इंग्लिश में भी बहुत सारे खूबसूरत वर्ड होंगे। हाँ, बहुत सुंदर है, हर भाषा में बहुत खूबसूरत, लेकिन हमने उठाए कौन से जो हमारी बाजारू भाषा थी, जो चौपालों में बैठ करके हम आम जन भाषा में बात कर रहे थे, हमने उन्हें उठा लिया। अवधी बहुत खूबसूरत भाषा है, लेकिन अवधी के कुछ शब्द इतने खराब हैं जो आप नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों ने वही उठाए। तो वो हमें तय करना है साहित्यकार को कि आप प्रेम लिखें, श्रृंगार लिखें या समाज को उत्थान के लिए कोई लिखें, आपकी भाषा शैली क्या है। और फिर वही वाली बात कि चुरा करके लिखना बंद कर दें, चुरा के लिखना बंद कर दें, यही कहूंगी। भाषा पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और सही बात कही है, जो लिख के आएगा शिक्षक वही पढ़ाएंगे और वही बच्चे समाज में सीखेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग जो जुड़ चुके हैं उनका मैं जरूर अभिवादन करना चाहूंगी। आदरणीय संगीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आदरणीय अर्चना शर्मा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, आदरणीय ममता जी जुड़ चुकी हैं। उन्होंने कुछ लिखा है वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी यहाँ पे कि लेखनी में सत्यता की साही भर, धीरे धीरे मगर आगे बढ़। बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने। आदरणीय अर्चना जी लिखती हैं, वो भी मैं लिखना चाहूंगी कि साहित्य हो या प्रेम हो या कुछ भी हो, साफ सुथरा हो, अच्छा लगता है। जो भाषा की हम शायद जो बात कर रहे थे वही चल रही है। तो वापस चलिए उपभोक्तावाद पे, वापस अपनी
पर चर्चा को लाते हैं। समय थोड़ा कम रह गया लेकिन सवाल बहुत है, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानकारी डॉक्टर कल्पना जी इस बारे में दें। तो एक संजीदा सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार देश में बुनियादी ढांचे में कुछ सुधार अगर लाए जाएं तो उससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है, और अगर प्रभाव पड़ सकता है तो ऐसे आपके अनुसार कुछ ऐसे एक या दो ऐसे बदलाव आप बता सकती हैं हमें? बुनियादी ढांचे में जैसे बदलाव हम बोल रहे हैं, तो उपभोक्तावाद चूंकि हमारा आज का विषय है, तो बढ़ता जी। उपभोक्तावाद ही समस्या बनी। अब अच्छा, इस ठीक। समस्या का कारण रहा है कि हम विज्ञापन के माध्यम से आकर्षित होते चले गए। ये जो आकर्षण रहा, इसने हमारा आत्मनियंत्रण खो दिया। आपका जी सवाल ये है, क्या हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, या आपने क्या पूछा नेहा जी एक बार? जी जी, मैंने ये पूछा है कि बुनियादी तौर पे कुछ इस जो ढांचा है आज के हमारे देश का, उसमें ला कुछ सकते बदलाव हैं। ला सकते हैं, और क्या बदलाव ला सकते हैं? पहला बदलाव तो मैं पूरी आत्मविश्वास के साथ बोलती हूँ, ये महिला ला सकती है, क्योंकि क्या बात महिला के पास पूरे घर को चलाने की समझदारी होती है और समझ होती है। महिला ये जानती है कि उसके घर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। उपभोक्तावाद ने हमें भी प्रभावित किया है। मार्केट हम भी जब जाते हैं, तो कपड़ों की दुकानों में जब भी आप जाएं, चाहे बच्चों के कपड़े लें चाहे अपने कपड़े लें, हमारे जी पास बहुत सारी चीजें मिलती हैं और हम भी आकर्षित होते हैं। लेकिन हम जी वहां पर जरूर रुकते हैं। हम जरूर सोचते हैं कि हमारे पर्स में कितना पैसा है और उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सा कपड़ा लेना है। दूसरा, जी हम ये भी सोचते हैं कि वो टिकाऊदार है कि नहीं, आज पहने कल फट गया, ऐसा तो नहीं है। यानी हम गुणवत्ता को भी ध्यान देते। तो बिल्कुल सही। जागृति हमारे अंदर है, हम बस थोड़े से भटके हैं। तो यदि हम चाहें, तो हम कुछ इन्हीं चीजों को आपस में चर्चा करके हो, चाहे इन बातों का हम अध्ययन करके हो, और जैसे कि साहित्यकार की प्रमुख भूमिका इसमें है, तो इन सब चर्चाओं के द्वारा हम इन बुनियादी चीजों को हम ध्यान रख सकते हैं और बुनियादी बदलाव हम कर सकते हैं। जी। अ, कई बार हमने ये देखा है कि हम हमेशा आपकी जो डॉक्टर कल्पना ने जो बात करी है, अगर मैं उसे अलग शब्दों में बात करूं तो वो हम ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे हाथ में है कि हम उसको किस तरीके से उपयोग करें। और ये सच है, हमेशा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमेशा हमें पता होना चाहिए, हमारी समझ होती है। जैसे कि डॉक्टर कल्पना ने बोला कि सबसे बड़ी जो शक्ति है बदलाव की, वो गृहिणी के पास है। जी डॉक्टर कल्पना। नहीं जी, मैं इसी चीज को छोटे से कहूंगी कि देखिए, जी ये जो उपभोक्तावाद है, ये विचारधारा भी तो हम ही लोगों ने लाई है, किसी इंसान ने ही लाई है, बाहर से तो जी कहीं आई नहीं है। तो जी जब विचारधारा लाने वाले हम हैं, इसको बढ़ाने वाले हम ही हैं, तो इसको सुधारने की क्षमता भी हमारे पास है। बनाना और बिगाड़ना दोनों हमारे हाथ में है। हमको केवल समझदारी रखनी है, बाकी हर विचार और हर चीजें सही हो सकती हैं। अ, हमारे पास ये समझ होनी चाहिए कि हम किस चीज़ का किस प्रकार प्रयोग करें, और ये गृहिणी के हाथों में ये जो पावर है जो आपने बोला, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सशक्त तरीके से, और इसी वजह से शायद स्मिता जी ने पहले अपनी बात कर रखी थी कि जो बजट का ध्यान रखा जाता है, जो ये संतुलन बनाया जाता है, जो इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच में जो ये दूरी है, इसको शायद एक गृहिणी, एक माँ ही कम करती है, और अपनी सूझबूझ से ही कम करती है। तो स्मिता जी के पास जाना चाहूंगी और मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा आपने स्थिति देखी है या महसूस करा है कि इस उपभोक्ता बात की वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? ऐसा कुछ आपने कभी महसूस किया है अपनी जीवन में? उपभोक्तावाद की वजह से परेशानियाँ, मतलब जैसे मैम ने कहा, ये तो है कि हम अपनी सूझबूझ से या तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसके फ्लो में बह जाएंगे। तो बहुत बार यही होता है कि हम फ्लो में बह ही जाते हैं। जैसे कि अभी हम बच्चों की बात करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो है, उनके यूनिफॉर्म हो गए, उनके जो स्टडीज़ के जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें हो गई। बट आज के एज में हमारे लिए डिजिटल जो चीज़ें हैं वो होनी ज़रूरी है, और सिर्फ डिजिटल चीज़ें ही होनी नहीं ज़रूरी है। फिर यहाँ पर वही विज्ञापन आ जाते हैं, पीयर प्रेशर आ जाते हैं, और वो फिर ब्रांड कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। तो वो जब ब्रांड कॉन्शियसनेस ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपके ऊपर एक ऑटोमेटिक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है।
इस सोसाइटी में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने सर्कल में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, अभी हम ही जैसे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं तो जी, जी। पहले क्या होता था कि हम 1 कपड़े 2 कपड़े हो गए, छोटा-सा कुछ पर्स ले लिया, हो गया। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। हमें क्या करना पड़ रहा है कि अगर हम पर्स भी रख रहे हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। मोबाइल भी कैरी कर रहे हैं तो वो एक सिंपल सा मोबाइल नहीं चाहिए, फिर हमें आईफ़ोन चाहिए, आईफ़ोन में लेटेस्ट चाहिए। तो ये चीज़ें प्रेशर तो क्रिएट कर ही रही हैं। सा जी। बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रेशर और जो ऑप्शंस का जो खेल जो चल पड़ा है, ये बहुत महँगा पड़ जाता है कभी-कभी। एक सवाल आया है, तो क पुष्पलता जी पूछना चाह रही हैं और 1-2 बार और पूछ चुकी हैं, इसलिए मैं जल्दी से ले लेती हूँ, समय थोड़ा कम है। शायद उनका सवाल बहुत बड़ा है। आप कोशिश करिएगा संक्षिप्त में उसका उत्तर देने का, डॉक्टर कल्पना, कि संविधान में उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में वो कुछ जानना चाह रही हैं, कि क्या संविधान में क्या-क्या अधिकार मिले हैं उपभोक्ता को? उसके बारे में आप थोड़ा-सा कुछ हमें और हम सभी श्रोताओं को ज़रूर बताएँ। संविधान के सभी जो डाटाज़ हैं वो मैंने कलेक्ट नहीं किए हैं नेहा जी। जी, 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 जी। ठीक है, क्योंकि क्या है मैं उपभोक्तावाद पर ही डिपेंड रह गई, पूरी इसी पर ही मैंने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया था। संविधान में, भारतीय संविधान में अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों को दिया गया है और उपभोक्ताओं के जो माँग और उसके प्रति जो भाव है, उनके आधार पर भी कई चीज़ें लाई गई हैं और कई परिवर्तन आते गए हैं, जो हमारे बजट में भी कई बार दिखते हैं। तो इसको एक बार हमको अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने उसके डाटा जी, जी। एकत्रित कर, इसलिए मैं भी उसको नो, नो प्रॉब्लम। अंदाज़े पर मैं नहीं बता सकती। जी। ठीक है, नो ये प्रॉब्लम। सब चीज़ें बिल्कुल बुनियादी रूप से सही रूप से बताना ही सही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए वो सही हो, और हम हमेशा बोलते हैं कि अधूरा ज्ञान ना ही दिया जाए तो अच्छा है। बिल्कुल सही बातें करी हैं, जो भी आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही लाभकारी है। डॉक्टर मनीषा से के पास मैं जाना चाहूँगी, समय बहुत कम बचा है। जल्दी-जल्दी मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ लूँ कि आपके लेखन में यथार्थवाद और कल्पना का संतुलन किस प्रकार होता है? ये ज़रा हमें बताएँ। नेहा, बिकॉज़ क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक पथ पे हूँ और मेरी साधनाएँ रहती हैं, जी। तो मुझे जब भी मुझे लगता है कि मैं यथार्थ के साथ बहुत बह गई या शायद उस यथार्थ को मैंने ओढ़ लिया अपने ऊपर, कई बार हम ओढ़ भी लेते हैं। जी। हम अपनी तरफ से भी उस कल्पना में चले जाते हैं, उसको सत्य मान करके। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार आप वही यथार्थ है जो लिखा जा रहा है। हुँ, कई बार हुँ, क्या होता है, हुँ। आपको जो दिख रहा होता है, उससे कहीं ज़्यादा आप उसको इमेजिन कर चुके होते हो। बिल्कुल। तो उस समय मैं अपनी ही ध्यान के ज़रिए उसको संतुलित करती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत दिन हो गए, तो मैं ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड हो रही हूँ सत्य को उजागर कर, तो अब मैं आ जाती हूँ कि भैया वो दूँ जो लोगों को चाहिए। तो मैं उस समय अपने ध्यान के ही ज़रिए इस काम को करती हूँ, क्योंकि मैं रेकी और इन सब के थ्रू अपने आप को फिर कूल डाउन करती हूँ और फिर उस हिसाब से चलती हूँ। जी। डॉक्टर कल्पना से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, और एज़ अ इकोनॉमिस्ट वो जुड़ी हैं, तो सवाल बिल्कुल सीधे सवाल होते हैं और जैसे उनके सीधे जवाब आ रहे हैं। एक छोटा-सा सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि जो नीतियाँ हैं हमारे देश में, जैसे मौद्रिक नीति है, वित्तीय नीति है, इसका कुछ क्या प्रभाव पड़ता है उपभोक्तावाद पर? जो नीतियाँ आती हैं वो राष्ट्र के जी। भलाई को ध्यान में रख कर के लाई जाती हैं। बिल्कुल, जैसे बजट लाए बिल्कुल, जाएँगे, उसके आधार पर होगा। मौद्रिक नीति बिल्कुल। लाई जाएगी, जो जानकारियाँ आपको गजट में मिलेंगी। ये जितनी भी नीतियाँ आती हैं, उसका मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि हम राष्ट्र का आर्थिक विकास कैसे करें, बिल्कुल जिसमें सही। उपभोक्तावाद ने प्रमुख भूमिका निभाई। पहले भी मैंने जैसे कहा नेहा जी कि जी। अर्थशास्त्र में या आर्थिक विकास में यदि वाहवाही लूटी जाए, तो उसका सबसे अच्छा चीज़ ये है कि माँग में वृद्धि होनी चाहिए और उपभोक्तावाद ने यही काम किया है, माँग में वृद्धि। तो ये जितनी चीज़ें हैं, इन्होंने तो हमारे बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिया है। आज जितनी भी कंपनियाँ आई हैं, हमने विकास किया है, आज डिजिटलीकरण हुआ है, हमारा नेटवर्किंग क्षेत्र इतना व्यापक हुआ है, हर क्षेत्र में हमने तरक्की की है, ये उपभोक्तावाद की ही देन है। जो भी जी। समस्याएँ आ रही हैं, उसके लिए हम कहीं न कहीं दोषी हैं या हम उसमें कहीं बह रहे हैं, इसके कारण दोषी हैं। मैं किसी हालत में ये नहीं कह सकती कि हम उपभोक्तावाद को कभी भी छोड़ पाएँगे। उपभोक्तावाद हमेशा रहेगा, उपभोक्तावाद को आप कभी समाप्त नहीं कर सकते। बस जी। आपको यही करना है कि जितनी नीतियाँ आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो हमारे लिए हैं,
और उसमें हम क्या चीजें और निकाल सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं जो कि इस बढ़ते हुए उपभोक्तावाद को सही दिशा में ले जाए। जैसे कि मैंने कहा था स्वदेशी की ओर, अगर हम इस जी, उपभोक्तावाद को स्वदेशी की ओर लेकर के मोड़ लें, तो हमारे बहुत देश में जितने भी छोटे उद्योग हैं, जितने भी छोटे कारीगर हैं, जो अभी तरक्की शायद नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चालू करें, तो एक कुल्हड़ बनाने वाला भी आज एक बड़ा व्यापारी बन सकता है। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सकारात्मक सोच के साथ आपने अपने विचारों को रखा है, बहुत खूब। और आखिरी सवाल मैं स्मिता जी से पूछना चाहूँगी। समय हो चुका है लेकिन मैं ये लेना चाहूँगी ज़रूर क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल मुझे लगता है। उपभोक्तावाद की वज़ह से जागरूकता बहुत आई है। आपने ही मल्टीपल ऑप्शंस की बात करी थी। आत्मविश्वास की बात मैं ज़रूर लाना चाहूँगी गृहिणियों के बीच में। आत्मविश्वास भी बहुत आया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आप घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जागरूकता बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं। ये शायद सब उपभोक्तावाद के ही रिज़ल्ट्स हैं, इसकी वजह से ही है। उसके बारे में स्मिता जी आप क्या कहना चाहेंगी? ये आप सही बोल रहे हैं कि उपभोक्तावाद की वजह से हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं और सिर्फ बात ऑप्शंस की नहीं है, ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल रहे हैं। तो जी, इन्फॉर्मेशन की वजह से जागरूकता तो आ ही रही है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, हुँ, हेल्थ कॉन्शियस है तो अब हम सिर्फ वो होम मेड फूड पर ही डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास कई और हेल्दी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल हैं। और इट्स नॉट कि हमें हमारे पास ये जागरूकता, ये इन्फॉर्मेशन है कि हम वो लेवल्स पे पढ़ें कि वो उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये हुँ, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सपोजर है, ये हमारे में कॉन्फिडेंस ला रहा है कि हम कैसे अपने फैमिली को बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल सही बात। विश्वास लाया है, आत्मविश्वास लाया है, अवसर बहुत सारे प्रदान किए हैं उपभोक्तावाद ने। इससे हम अ, बिल्कुल ये बात हमें माननी पड़ेगी और माननी चाहिए भी। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरीके से हमारा क्या दायित्व है, ये आज हम सब ने जाना है। और अंत में मैं डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर मनीषा, आदरणीय स्मिता जी से 1-1 मिनट बोलना चाहूँगी कि आप अंत में क्या बोलना चाहेंगी उपभोक्तावाद के ये बढ़ रहा है इसके लिए, और क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, हमारी युवा पीढ़ी को कि वो किस तरह इसे सही तरीके से अपनाएं? डॉक्टर कल्पना आपसे शुरू करते हैं। बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद लाभदायक है क्योंकि मांग बढ़ा रहा है, मांग के साथ हमारे उत्पादन, उद्योग, छोटे उद्योग सबको प्रेरणा मिल रही है। डिजिटलीकरण हुआ है, नेटवर्किंग साइट बढ़ी है। हर व्यक्ति चाहे तो नेटवर्किंग मार्केटिंग के द्वारा वे अपनी चीजें बेच सकता है। जी, हमको केवल जागरूकता, थोड़ी-सी आत्मनियंत्रण और थोड़ी-सी समझदारी की आवश्यकता है। बाकी बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद हमारे लिए हानिकारक नहीं है यदि हम अपनी पूरी सोच को स्वदेशीता की ओर अपना लें। बिल्कुल, बहुत सही। डॉक्टर मनीषा आपसे कुछ संदेश ज़रूर चाहेंगे। मैं ये कहूँगी क्योंकि जैसा कि कल्पना जी ने कहा कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग जुड़ते हैं और अभी भी हम उसी के थ्रू जुड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितने भी हमारी ये नहीं कि सिर्फ यंगस्टर की बात नहीं, हमारी जो बड़ी जनता भी है, बड़ी एज जी, वाली भी है, वो भी नहीं समझ पाती कि इंटरनेट के में कई बार फेक चीज़ें आ रही। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दिया, तो जी, हमें जी, बहुत ऑथेंटिक साइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी नीड सबसे पहले कि हम उसी चीज़ को ऑनलाइन करें जिस चीज़ का कंजम्पशन हम कर सकते हैं। तो पहले अपने कंजम्पशन का के ऊपर ध्यान करें कि आपकी ज़रूरत क्या है। मुझे हुँ, कैल्शियम की ज़रूरत है तभी मैं कैल्शियम खाऊंगी, अन्यथा अगर मैं कैल्शियम खाऊंगी तो मुझे नुकसान ही करेगा, वो स्टोन्स ही बिल्कुल, डेवलप करेगा। तो पहले सबसे पहले अपनी ज़रूरत समझें, उसके बाद जो मार्केट में है, जो बेस्ट है उसमें आप जाकर के ऑप्शन चुनें। बिल बिल्कुल, बिल्कुल सही और बात करी। साहित्य के उसमें तो कहूँगी कि नए-नए साहित्यकार उभर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि इंटरनेट की उपभोक्ता बढ़ी है। तो बिल्कुल, अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नए साहित्यकार बढ़ रहे हैं। बस उनके लिए है कि वो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सभ्य तरीके से रखेंगे तो वो उनकी ही नर्चरिंग होगी, और बिल्कुल, किसी का और की नहीं। समाज के साथ-साथ उनकी भी होगी खुद की। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया बात। आदरणीय स्मिता जी आपके पास पहुँचेंगे, आपका क्या संदेश हमारे श्रोताओं को? बस एक बिल्कुल छोटा-सा है कि अपने में जी, जागरूकता लाएँ। जागरूकता इस बात का लाना है कि हमें ज़रूरत क्या है और हमें परोसा क्या जा रहा है।
जो बहुत बढ़िया। जो चीज़ परोसा जा रहा है वो हमारे लिए सही है या नहीं है। अगर हम इतनी छोटी सी भी जागरूकता लाएँगे तो हम मुझे लगता है कि हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत खूब। आज की इस परिचर्चा में हमने बहुत सारी जानकारी ली है और ऐसी जानकारी आज यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ जो मैं कल ही अप्लाई उसका उपयोग कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये परिचर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और समझें, क्योंकि हमने जागरूकता की बात करी है, हमने भाषा की बात करी है, हमने उसकी उपयोगिता की बात करी है, हमने अपने दायित्वों की बात करी है। तो आप सभी का, आदरणीय डॉक्टर कल्पना जी, डॉक्टर मनीषा जी, स्मिता जी का बहुत-बहुत एक बार फिर से अभिनंदन करना चाहूँगी, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि अपना समय निकाल कर इतनी अच्छी बातें और इतनी सही और सटीक बातें हमारे साथ इस परिचर्चा में रखी हैं, जो सभी के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर उसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर से एक नए विषय के साथ, नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ फिर मिलेंगे इस परिचर्चा में हिंदी साहित्य संस्थान के इस समृद्ध पटल पर। आप सभी को मेरा नेहा शर्मा का नमस्कार। जय हिंद, शुभ रात्रि।